हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, शुरू करते हैं आज का हमारा यह लेक्चर, जो कि कक्षा 9वीं का हम 19वां चैप्टर देख रहे हैं, जिनमें हम बहुत दो भाग तक हमने देख लिया है, यानी कि 2 वीडियो हम देख चुके हैं और इसके बाद हम शायद यह हमारा अंतिम भाग है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमारा रोज का काम है, जल्दी से टेक्स्ट बुक ले लीजिए, नोट और पेन ले लीजिए और साथ साथ खुद भी एक एडजस्ट होकर है तैयार होकर बैठ जाइए। फिर मैं आपको ले जा रहा हूँ पाठ 19वां, महाकवि कालिदास, पेज नंबर 89 89 को, जिनमें हमने कई सारी बातें की हुई है। वापस मैं एक बार बहुत ही सरल शब्दों में और शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या बात हुई थी कि इनके लेखक जो रहे नरपत बारहट हड़वेचा, उनके द्वारा हमने देखा था कि उन्होंने इस तरह कई सारे महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी हुई है। अब हम कालिदास की ओर बढ़े तो क्या दिया गया था हमारे पाठ में कि उनको जन्म को लेकर, जन्म स्थान को लेकर अलग अलग मत है। उनमें से हमने मुख्य देखा था कि 365 ईस्वी सन में कालिदास का जन्म माना जाता है, 445 में उनकी मृत्यु मानी जाती है। उज्जैनी नामक स्थान जो है वह क्या है, उनका जन्म स्थान माना जाता है। और उसके लिए भी कारण भी दिया था कि उज्जैनी को एक विशेष लगाव मेघदूत नामक उनकी रचना में दिया गया है। तो यह बात थी। इसके अलावा राजा भोज जो थे उनके समकालीन के रूप में भी उसे जाने जाते हैं, और इसके अलावा राजा विक्रमादित्य के भी वो समकालीन थे। और साथ साथ राजा विक्रमादित्य का जो समय था उसे लेकर खास तौर पर वर्णन दिया गया। क्या कहा था कि उनके शासन काल में ऐसी सुव्यवस्था बनी हुई थी कि सभी लोग हैं वो एक तरह से सुखी संपन्न थे। किस तरह कि उन्होंने विक्रम संवत चलवाया था, यानी कि एक तरह से कैलेंडर कहे तो वो बनवाया हुआ था। इसके अलावा क्या किया था, सोने के सिक्के चलवाए थे। उसी के ही समय में कवि है, साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, उन सभी का भी एक तरह से मानो देखे तो बहुत उन्नति विकास हुआ था। फिर हमने देखा कि उसी के ही दरबार के एक रत्न में महाकवि कालिदास है, उनका भी समावेश हुआ करता था, क्योंकि वो बुद्धिमान भी थे, साहित्यकार भी थे। पर जब तक वह युवावस्था तक थे तब तक वो बिल्कुल निरक्षर थे, अनपढ़ थे और साथ ही मूर्ख भी थे। जिस डाल पर बैठते थे उसी को ही काट रहे होते हैं। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति की महानता को देखने के लिए हम उनकी जीवन में बनी हुई घटना को देख रहे थे, जिनमें हमने क्या देखा था कि शारदानंद की पुत्री होती है विद्योत्तमा, रूपवान गुणवान होती है, जिनके कारण उसे घमंड था। विवाह के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि शास्त्रार्थ में जो मुझे हराएगा उससे विवाह करूंगी। कई सारे राजा, विद्वान, पंडित दूर दूर देश से आते हैं, पर शास्त्रार्थ में कोई उनका सामना नहीं कर पाता, जिनके कारण उन लोगों को क्या लगा, थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा उनका अपमान हुआ, जिनके कारण उन्होंने क्या किया, सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम ऐसा करते हैं कि यह विद्योत्तमा का विवाह जो है वो एक मूर्ख से करा देते हैं, हमारा बदला है वो पूरा हो जाएगा, उनका घमंड भी उतर जाएगा। इस तरह की बात को ध्यान में रखकर विद्योत्तमा को बदला चखाने के लिए एक मूर्ख जो कि उनकी वो खोज में थे, और एक दिन ये कालिदास जो है, तब तो उनका नाम कुछ नहीं दिया, पर कालिदास से अभी हम देखें तो वो खुद जो डाली पर बैठा है वो ही काट रहा होता है। इससे बड़ा मूर्ख तो कौन होगा। पंडितों ने सोचकर उसे समझाया और फिर विद्योत्तमा के पास ले गए। शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने क्या किया कि हमारे गुरुजी है, पर अभी उनका मौन व्रत चल रहा है, बड़े पंडित है, ज्ञानी है, शास्त्रों के जानकार है। विद्योत्तमा कहते हैं कि ठीक है, संकेत के सहारे बातें होती है, एक उंगली एक ईश्वर का भाव दिखाता है, तो वो मूर्ख लगता है कि मेरी एक आंख फोड़ देगा। क्या किया था उसने, हाँ, कि
उन्होंने 2 उंगलियां दिखाई कि यदि तुम मेरी एक उंगली फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ डालूंगा। तो विद्वानों ने उनका क्या उत्तर दिया कि तुम 2 आंख यह कह रहे कि आप कह रहे कि ईश्वर एक है, तो हमारे गुरुजी कह रहे कि ईश्वर और जीव 2 है। फिर उन्होंने 5 उंगली दिखाई, तो उस मूर्ख को लगा कि ये मुझे तमाचा मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, मुट्ठी बांधकर कहा कि यदि तुम तमाचा मारोगी तो मैं भी तुम्हें मुट्ठी से मारूंगा। इनका अर्थ क्या था विद्युत्मा के अनुसार कि हमारे संसार में 5 तत्व है, ठीक है। तो उस मूर्ख का उत्तर है, उन पंडितों ने क्या बताया कि हमारे गुरुजी कह रहे 5 तत्व अलग अलग होने में नहीं, जब वो मिलकर एक होते हैं, सब मिलते हैं, तभी जाके सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस तरह यह बात हुई थी और यह चर्चा होते होते विद्युत्मा को लगा कि यह व्यक्ति है वो ठीक है, मैं हार गई, शास्त्रार्थ में उन्होंने हार मान ली और इसके चलते वो उनसे विवाह करती है। पर एक दिन उन कालिदास का मौन है वो टूट जाता है, ऊंट को देखते उष्ट्र उष्ट्र चिल्लाने लगता है, उनकी मूर्खता जो है वो सामने आ जाती है। और जिनके कारण क्या हुआ कि विद्युत्मा ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया, त्याग कर दिया। और उसी के ही चलते फिर क्या हुआ कि कालिदास जो है, यानी कि वो मूर्ख व्यक्ति जो है, वो वहाँ से सीधा ही निकलकर माँ काली की उपासना करने लगता है, कई सारी विद्याओं में वो प्रवीण हो जाता है, राजनीति है, धर्मशास्त्र है, साहित्य है, उन सभी का अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। और काली माता का दास होने के कारण उसे कालिदास नाम मिलता है, ठीक है। और फिर वापस आते हैं, पर तब भी उनके घर के दरवाजे तो बंद ही थे, ठीक है। तो अपनी बुद्धिमत्ता को या तो अपने को विद्वान साबित करने के लिए वह संस्कृत में ही द्वार खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसमें कहा उन्होंने, अनावृत कपाट द्वार देहि, कि कृपा करके यह दरवाजा है वो आप खोलिए। वैसे संस्कृत में कहा। अंदर से पत्नी विद्युत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, कि विशेष रूप से वाणी जो है वो किसकी है। यानी संस्कृत में बोलना अपने पति का, उसे भी आश्चर्य हुआ कि हाँ ये अब ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात है वो रही हुई थी। 2 भाग में देखा, पहले परिचय देखा और आरंभ भाग देखा, दूसरा ये मध्य भाग देखा है, और अब हम अंत भाग की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने अब तक तो एडजस्ट कर लिया होगा, देख लिया होगा, और साथ में टेक्स्ट बुक, नोटबुक वगैरह भी आपने ले ली होगी। तो अब से हम आज के ये नए लेक्चर के नए मुद्दे की ओर आगे बढ़ते, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ था कि कालिदास जो है वो क्या होता है कि इस तरह घर से जाना होता है, जाना पड़ता है उसे, और इसके बाद कि वापस वो पंडित बनकर, काली का दास बनकर सभी विद्याओं को प्राप्त करते हुए वो वापस आता है। और तब देखते हैं कि अभी तक तो द्वार पर ही, हमने उसे अंदर तक नहीं जाने दिया, यानी कि कहानी हमारी वहाँ अधूरी थी। अब हम आगे देख रहे हैं। तो क्या होता है कि बाहर से ही वो संस्कृत में है, विद्युत्मा को अंदर आने के लिए कह रहे थे। फिर क्या होता है, कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, पेज नंबर 90 से 90 से और लास्ट पैराग्राफ से हम देखने वाले हैं। तो इस तरह संस्कृत में वो बातें करता है। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युत्मा को सुनाई। क्या हुआ कि जैसे ही पत्नी ने पूछा कि ये विशेष वाणी है वो किसकी, अस्ति कश्चित् वाग विशेष, तो कहा क्या, एक तो कुमार संभव जो उनकी रचना है वह पहले उन्होंने सुनाई, फिर मेघदूत और उसके बाद रघुवंश, वो तीनों रचनाओं को उन्होंने संस्कृत में ही सुनाए। ये उनके महान ग्रंथ है। और तब जाकर है विद्युत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। तो क्या हुआ कि जब ये उन्होंने विश्वास किया कि हाँ अब तो ये महान पंडित बन गए हैं, यह ग्रंथों को सुनाने लगे, संस्कृत को प्रचुर मात्रा में बोलने लगे, तब उन्हें विश्वास हुआ हाँ अब ये पंडित है। और इसलिए फिर उन्होंने घर के दरवाजे है वो खोल दिए और स्वागत किया। अब कालिदास
को हम महाकवि के रूप में किस तरह जानते हैं, उनके लिए ये सब कुछ है वो कहा हुआ है। तो देखते हैं। कालिदास का विद्वान बनना, यानी कि माँ काली की उपासना करते हुए वो विद्वान बन जाते हैं। कालिदास और भी मुद्दा जोड़ दे तो कालिदास की महाकवि यात्रा, मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ क्योंकि वो एक मूर्ख में से किस प्रकार महाकवि बने, उनके लिए जो उनकी मुख्य बात है उनकी सारी रचनाओं की, वो एक पैराग्राफ के रूप में दी हुई है और मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता, कि एक तो उनको प्रत्येक क्षेत्रों का अनुभव हो गया था और प्रकृति चित्रण में वो सबसे श्रेष्ठ थे। ये उनकी यात्राओं को एक छोटा सा पॉइंट ही कह सकते और उनके अंदर फिर ये आने वाले सारे मुद्दे रहेंगे। कौन सा? एक तो प्रकृति चित्रण में श्रेष्ठ, प्रकृति चित्रण में कहे तो सबसे श्रेष्ठ थे। उनके जैसा प्रकृति का चित्रण है वो मानो किसी ने न किया हो, ऐसा उनकी रचनाओं में वर्णन मिलता है। फिर उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है, कि वैसे प्रकृति के चिते रहते कि उनकी हर एक रचनाओं में प्रकृति का ऐसा सूक्ष्म वर्णन मिलता है कि मानो वो ऐसा सोचते थे कि प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन जो है वो अधूरा है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, यह भी उनका एक मुख्य कारण है प्रसिद्धि का। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात, विश्व पूरे में विख्यात यानी कि प्रसिद्ध है। उपमाएं वह अब देखने की बात, उपमा यानी क्या कि जो उपमा अलंकार हम बोलते हैं ना, उसी की बात की है कि कालिदास जो थे वो उपमा अलंकार का ऐसा उन्होंने प्रयोग किया हुआ है कि तभी से ये उपमा प्रचलित हुई। उपमा यानी कि सामान्य अर्थ में कहूँ तो क्या होगा, एक तरह से उदाहरण देना कि एक स्त्री जो है वो चंद्र से भी सुंदर दिखाई दे रही है, उनकी चांदनी से भी उनकी चमक है वो ज्यादा है। तो वह क्या होगा कि स्त्री को है वो चंद्र के साथ इस प्रकार सरखाया गया, उनका तफावत दिखाया गया, वो क्या कहा जाएगा, उपमा कहा जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति और वस्तु को दूसरे व्यक्ति और वस्तु से समानता दिखाना, उससे भी या तो श्रेष्ठ दिखाना, तो उपमा कहा जाएगा सामान्य समझने के लिए। तो इस तरह कालिदास की उपमाएं है वो पूरे विश्व में विख्यात थी। इन्हें लेकर कहा गया कि उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता, उसका कोई जोड़ नहीं। उनकी जैसी उपमाएं, उनकी तुलना करना ऐसा कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में भी नहीं मिलेगा। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। तो इसके अलावा क्या है, चरित्र चित्रण में सबसे श्रेष्ठ ठीक है। चरित्र चित्रण यानी क्या होगा, किसी पात्र को लेकर है उनका ऐसा वर्णन करना, उनके शारीरिक सारी स्वभावों को लेकर, उनके गुणों को लेकर, उनके कार्यों को लेकर जिस प्रकार से वर्णन मिलता है, तो जैसा वर्णन कालिदास ने किया हुआ है ऐसा वर्णन बाकी कवि वहां तक नहीं पहुंच सके। तो ऐसे चरित्र चित्रण में भी वो श्रेष्ठ कवि है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है कि पात्रों का ऐसा व्यक्तित्व दिया है मानो अपनेपन से वो जुड़ा हुआ हो। हर बात बड़ी स्वाभाविकता से उपस्थित होती है, स्वाभाविक तरीके से। आमतौर पर हम जो बातें करते हैं इसी तरह का वर्णन, पर फिर भी इतना श्रेष्ठ और इतना सूक्ष्म और इतना आकर्षक होता है कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उनका रक्षक और पिता भी है। और फिर उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा, नाटकों के द्वारा यही समझाया है कि राजा जो है वो सिर्फ शासक नहीं,
शासन करने के लिए ही नहीं होता, वो प्रजा का एक रक्षक भी है, एक पिता के समान भी होता है। तो इस तरह को राजा को एक प्रजा के सामने पेश आना चाहिए। उन दिनों समाज में नारी का स्थान था, उस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं से मिलता है। तो और नया मुद्दा हमें क्या मिलेगा कि समाज में नारी का स्थान, कि उस समय में समाज में नारी का स्थान क्या था, वह उनकी रचनाओं को देखे तो हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो उनके लिए भी उनकी रचनाएं हैं वह उपयुक्त रहेगी, योग्य रहेगी। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि में से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। कालिदास के समय में भी यह सब कुछ था, उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला वगैरह जो है उनकी शिक्षा भी देना उस समय में चल रहा था, वो उन्हीं के ग्रंथों से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह महाकवि कालिदास है, उन्होंने कितने, कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की। कालिदास ने मुख्य रूप से कितने, 7 ग्रंथ जो है वो लिखे हुए हैं। उन्हीं के ही कारण उनका नाम जो है आज पूरे विश्व में और खास तौर पर कहे तो संस्कृत के एक प्रमुख साहित्यकार के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है, अब हम उनके 7 ग्रंथ की थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो प्राप्त करने वाले। ठीक है, पर उनसे पहले ये पॉइंट्स आपको लिख लेने जरूरी है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर आपको मैं उन 7 ग्रंथों की जानकारी है वो दे रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। उन्हीं 7 ग्रंथ का महत्व है और उसी के चलते उनका नाम पूरे विश्व में बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको उनके 7 ग्रंथों के बारे में एक के बाद एक है वो लिखवा रहा। उनका पहला ग्रंथ का है, वो कौन सा था, ऋतु संहार। ऋतु संहार उनका पहला ग्रंथ, जो कि क्या था, एक काव्य था, जिनमें क्या था, प्रकृति का वर्णन। ठीक है, यह एक पहला उनका ग्रंथ रहेगा। मुख्य मुद्दा हमारा लिखे तो क्या कहेंगे, कालिदास के 7 ग्रंथ। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ऋतु संहार नामक, जो कि प्रत्येक ऋतुओं के बारे में जानकारी देने वाला, वो ऐसा प्रकृति का चित्रण करने वाला यह काव्य है, ग्रंथ है, कि जिनके द्वारा भी उन्होंने बहुत नाम है वो कमाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें तो कौन सा है उनका, मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, वैसे पर शॉर्ट में ऐसा लिखा जाएगा, मालविका अग्निमित्र। ठीक है, एक एक शब्द से ध्यान रखिएगा, मालविका अग्निमित्र है पूरा ऐसा, पर मालविका अग्निमित्र जोड़कर वो बनेगा। ये उनका कौन सा दूसरा ग्रंथ रहेगा, जो कि क्या है, एक उनका नाटक। उनका पहला नाटक है, जिनमें क्या है, 5 अंक दिए गए हैं।
5 अंक में विभाजित है। और भी क्या बातें बताई है कि विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालविका। ठीक है, न दिखाई दे रहा तो भी ठीक से सुनते जाना। विदिशा के राजा अग्निमित्र थे और विदर्भ की राजकुमारी जो थी मालविका। उन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन जो है वो कहाँ मिलेगा हमें? उनका दूसरा ग्रंथ और उनका पहला नाटक जो है, जो कि कितने 5 अंकों में यानी कि 5 अलग अलग भागों में विभाजित है। तो यह उनका दूसरा ग्रंथ रहेगा, जिनके द्वारा भी उन्होंने बहुत नाम जो है वो कमाया हुआ है। तीसरा कौन सा रहेगा? विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम यानी कि विक्रम और उर्वशी, उन्हें लेकर रहेगा, जिनमें क्या मुख्य बातें बताई गई है कि दूसरा नाटक है। एक तो पहला देखा, फिर ये दूसरा नाटक जो कि उनके भी 5 अंक है। 5 अंकों में यह नाटक विभाजित है और जिनमें पुरुरुवा और उर्वशी, उन दोनों की कथा है, प्रेम कथा का चित्रण है, वो इसमें मिलेगा। क्या है कि यह उनका तीसरा ग्रंथ कौन सा? विक्रम और वश्यम, विक्रम और उर्वशी। विक्रम और वश्यम विषय है। दूसरा उनका नाटक है, वो भी 5 अंकों में विभाजित है, जिनमें मुख्य बात क्या दी गई? पुरुरवा और उर्वशी, जो महाराज पुरुरवा थे और जो एक तरह से कहे तो स्वर्ग की अप्सरी मेनका है, उनसे जुड़ा हुआ उर्वशी का नाम, उर्वशी की प्रेम कथा का यह वर्णन है, वह मिलेगा। ठीक है, यह उनका तीसरा ग्रंथ रहेगा। चौथा देखें तो कुमार संभव, कुमार संभव, जिनमें क्या है कि यह एक काव्य है। ठीक है, और इसमें शिव पार्वती विवाह से लेकर शिव पार्वती विवाह, फिर क्या होगा? कार्तिकेय का जन्म उनके बाद, और फिर क्या होगा? कार्तिकेय द्वारा जो है तारकासुर का वध, तारकासुर का वध, यह इनकी मुख्य बात रहेगी। क्या दिया गया है? कुमार संभव, कुमार यानी कि कार्तिकेय के लिए का संभव यानी कि उत्पन्न हुआ, पैदा होना, ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें क्या एक काव्य है। और शिव पार्वती विवाह, शिव और पार्वती दोनों के जिस प्रकार विवाह होते हैं उनका वर्णन, फिर कार्तिकेय का जन्म होता है और उसके बाद कार्तिकेय के द्वारा ही जो यह असुर है यानी कि जो दानव है तारकासुर नामक, उनका वध किया जाता है। तो उनकी पूरी कथा का वर्णन जो है वो यहाँ पर मिलेगा। तो वो रहेगा चौथा ग्रंथ। फिर 5वां है वो क्या रहेगा? मेघदूत, मेघदूत, जिसमें क्या है? उनका 5वां ग्रंथ है। यह क्या है? एक काव्य है, पर खंड काव्य है। खंड काव्य यानी कि काव्य का ही एक स्वरूप है और जिनका कथा वस्तु है वो ज्यादा होता है, लंबी होती है, वो खंड काव्य कहा जाता है। इसके शुरू में क्या है? मेघदूत, यह एक खंड काव्य और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया। एक पहले भाग में क्या कहा है? अलकापुरी, जो क्या है? कुबेर की नगरी, अलकापुरी का वर्णन, मार्ग अलकापुरी तक।
कि कुबेर, कुबेर को तो आप जानते होंगे कि देवी देवताओं में एक जो कहे तो धन के बारे में जो ध्यान रखता है, धन के देवता है वो कुबेर है। तो कुबेर की नगरी है ये अलकापुरी। तो मेघ को दूत बनाकर, दूत यानी कि एक संदेशावाहक के रूप में, और फिर वो अलकापुरी तक जाते हैं और उस पूरे मार्ग में जो कुछ भी आता है उनका वर्णन एक उत्तरार्ध पहले भाग में दिया है। फिर उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने को उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। तो एक तो यक्ष की बातें आएगी। यक्ष भी एक प्रकार की जाति को लेकर ही नाम है। यक्ष है, गंधर्व है, देवी देवता, वो सभी अलग अलग थे। तो यक्ष है वो अपनी विरहिणी प्रिया, विरहिणी यानी कि दुखी जो अपनी प्रियतमा थी, प्रिया जो थी, तो उसे मेघ को एक पहचान बनाकर कि बादल मैंने भेजे उसे देखकर आप खुश रहना, इस तरह के अर्थ में आपको मैं समझा सकता हूँ। तो इस तरह यह बातें भी दी गई है। और फिर वर्षा काल और विरह का वर्णन, वर्षा काल भी दिया गया यानी कि बारिश की ऋतु, उनका वर्णन भी मिलेगा। और विरह के कारण जो क्या होता है, दुख होता है, विरह यानी दुख, तो उनका वर्णन। और इस ग्रंथ के द्वारा मेघदूत को लेकर जो मार्गों का वर्णन किया गया, वर्षा ऋतु के बारे में कहा, जिनके कारण क्या होता है, भारत के भूगोल की क्या होगा, भूगोल की जानकारी वो भी अच्छी तरह से है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत की अच्छी जानकारी के लिए रहेगा यह उनका 5वां ग्रंथ। फिर 6ठा ग्रंथ कौन सा है, रघुवंश, जिनमें क्या बात है, वो एक तो महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य जिनमें क्या बात बताई है कि रघुवंश की कथा है, रघुवंश की कथा कहां से कहां तक है, तो दिलीप से लेकर कुश, राजा दिलीप जो थे वो रघुवंशी राजाओं में सबसे पहले माने जाते हैं। और दिलीप से लेकर जो भगवान राम का पुत्र लव और कुश में से कुश है, और कुश के बाद भी उनके पुत्रों को लेकर उनके उत्तराधिकारियों तक की ये पूरी कथा जो है वो वर्णित की गई। अब क्या है, वापस मैं आपको बताऊं तो रघुवंश एक महाकाव्य है। फिर क्या कहा, कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया कि यहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ, मोटी बुद्धि वाला, कि वो बुद्धि में भी श्रेष्ठ थे और सूर्य से उत्पन्न हुआ ये पूरा वंश है, रघुवंश है। वैसे रघुवंश यानी रघु राजा के कारण उसे रघुवंश कहा जाता है, पर वैसे देखे तो चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी थे। और रघु राजा के नाम के कारण रघुवंश से उसे जाना जाता है, जिनके पहले राजा कौन थे, दिलीप। और फिर कुश से लेकर उनके उत्तराधिकारियों तक ये रघुवंश है वो फैला हुआ है। मैं तिनकों से बनी छोटी नाव लेकर मैं अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। रघुवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा इस रघुवंश नामक उनके महाकाव्य में दी गई है। तो यह 6ठा ग्रंथ रहेगा। और फिर अंतिम उनका 7वां ग्रंथ जो है उनका सबसे श्रेष्ठ और 7वां जो कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, इस प्रकार यह उनका 7वां ग्रंथ रहेगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पर शाकुंतलम, ठीक है, देख लेना एक बार। फिर वो क्या है उनका नाटक, कौन सा, तीसरा रहेगा। पहला नाटक, दूसरा और यह तीसरा नाटक है उनका, जिनमें क्या बात आई है कि एक तो 7 अंक में विभाजित है, 7 भागों में है, 7वां ग्रंथ है।
नाटक है, और दुष्यंत तथा शकुंतला, राजा दुष्यंत थे, उनकी कथा तो हमने बहुत सुनी है। दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। तो क्या मुख्य बात आई है कि यह सातों ग्रंथों के द्वारा, जिनमें सबसे श्रेष्ठ उनका और सर्व उत्कृष्ट ग्रंथ कहे, उनका अंतिम ग्रंथ रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, नाटक है, 7 अंकों में विभाजित है, जिसमें क्या दिया गया है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है, उनकी एक कथा का वर्णन है। देखते ही देखा है, हमने कई बार पढ़ा है, दुष्यंत शकुंतला, उनका पुत्र भरत होते, उनके नाम से भारत नाम पड़ता है। यह जो पूरी कथा है कहाँ से आई हुई है? यहाँ से। उनके मेन कर्ता धर्ता कौन रहेगा? अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखने वाले कालिदास। तो इनके कारण यह उनका श्रेष्ठ ग्रंथ है और वो आज भी अमर है। तो इस तरह अलग अलग 7 ग्रंथों की बातें दी गई है। और महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में क्या क्या मिलता है कि तत्कालीन साहित्य को देखा जा सकता है, शासन और राजनीति को हम पहचान सकते हैं, समाज और जनविश्वास को जान सकते हैं, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी बातों की एक झलक जो है वो उनके ये अलग अलग साहित्य को लेकर, उनकी अलग अलग भागों को लेकर है वो मिलती है। ठीक है, तो यह वैसे तो बहुत ज़्यादा है, पर मैंने आपको शॉर्ट में पॉइंट वाइज मुद्दों के जरिए समझा दिया है। तो जल्दी से ये नोट कर लीजिए। तो उनके 7 ग्रंथ को अलग अलग नहीं पढ़ने होंगे, इतना आप पढ़ लोगे तो आराम से उनकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी नोट कर लो और फिर साथ में सुनते भी जाओ कि इनमें दिए गए स्वाध्याय में वैसे प्रश्न बहुत थोड़े ही है, तो वो पूरा स्वाध्याय आपको फेसबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, होमवर्क में भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि वीडियो में कहाँ हुआ, होमवर्क में लिखना, होमवर्क में यानी कि फेसबुक में लिखना है, और इनका स्वाध्याय है हमें फेसबुक में लिखना रहेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। हम आज का ये लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जल्दी नोट कर लो, चलो 1 आध मिनट तक रहने दो तो।